वो भी हो गया। और ठीक है, सही सही सही, ठीक है ठीक है। तो आज के दिन हम जल्दी से पहले कवर करते हैं वैक्यूल्स को। ओके, सो वैक्यूल्स बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ये एनिमल सेल में या प्लांट सेल के अंदर है, ये दोनों में होते हैं। मगर इनमें फ़र्क क्या है कि एनिमल सेल के अंदर जब भी ये प्रेजेंट होता है तो ये स्मॉलर साइज के होते हैं और ये कैसे होते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। और जब भी कभी अगर प्लांट सेल में आप इसके बारे में बात करेंगे तो प्लांट सेल के अंदर इसका साइज कैसा होगा, लार्जर और सिंगल इन नंबर। इसकी सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करती है, मतलब इट इज सराउंडेड बाय अ लेयर और अ मेम्ब्रेन कॉल्ड। वैक्यूल की मेम्ब्रेन का क्या नाम है बेटा, टोनोप्लास्ट नाम है। वैक्यूल की कितनी टाइप्स होती हैं और ये करते क्या हैं, ये होते क्या हैं, ये बेसिकली कुछ कैविटीज का नाम है, या फिर इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि ये क्या है, कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनका काम होता है स्टोरेज। अब स्टोरेज यहाँ पे दो चीज़ों की हो सकती है, या तो ये वाटर स्टोर करेंगे या तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम से स्टोर करेंगे। क्या हो गया, क्या सुन रहे हो। और नेक्स्ट या तो ये फूड स्टोर करेंगे। जो वाटर स्टोर करता है वैक्यूल, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यानी इसकी जिम्मेदारी है कि एक्सेसिव वाटर को स्टोर करे। जो फूड स्टोर करेगा उसका क्या नाम है, फूड वैक्यूल। सही है, ओके। अब आ जाएं, अगर हम बात करें जल्दी से, हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप शॉर्ट फॉर्म में ER कहते हैं। हॉस्पिटल के अंदर ER इमरजेंसी रूम को कहते हैं, यहाँ पे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, इसके स्ट्रक्चर में आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ट्यूब्यूलर लाइक है या फिर ये वेजिकुलर लाइक है, नेटवर्क है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल। ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स कहाँ से कहाँ पे एक्सटेंड कर रहे होते हैं, एक्सटेंडिंग फ्रॉम विच एरिया टू विच एरिया, फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपको इसको देखना है तो मैं आपको ये बना के दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि ये रहा हमारे पास एक सेल और ये एक एनिमल सेल है। फॉर एग्जांपल ये इसके आउटर मोस्ट लेयर जो है, आप ये समझ लो ये कौन सी लेयर है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर एक न्यूक्लियस बना हुआ है, न्यूक्लियस की एक लेयर है, वो कौन सी लेयर है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये किस तरह से नज़र आएगा, ये नज़र आएगा इस तरह से, एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल है जो कि इन दो लेयर्स के बीच में एक्सटेंशन होती है, कि मतलब इन दो लेयर्स के बीच में ही बना हुआ होता है। इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, हाउ मेनी टाइप्स डू वी हैव, there are two types and these two types are classified on the basis of ribosomes। ये दो टाइप्स को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम्स की बुनियाद पे। तो राइबोसोम जल्दी से यहाँ पे पहले कवर कर लेते हैं। राइबोसोम क्या चीज़ है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, इट इज़ अ ग्रैन्यूल। ये ग्रैन्यूल है, ग्रैन्युलेटेड स्ट्रक्चर है, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। क्यों, क्योंकि इनका फंक्शन क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ दिस अमाइनो एसिड और प्रोटीनिक स्ट्रक्चर्स। इनके कितने सब यूनिट्स बताए जाते हैं, दो, एक 70S सब यूनिट होता है और एक 30S सब यूनिट होता है। एक बेसिकली कैप शेप्ड या कुछ लोग इसे कप शेप्ड भी बोलते हैं,
और दूसरा डूम शेप्ड होता है। इसी की बुनियाद पे दो क्लासिफिकेशन है हमारे पास, यानी कि अगर राइबोसोम प्रेजेंट हो तो वो सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कैसी होगी, और अगर राइबोसोम एब्सेंट हो तो वो सरफेस कैसी होगी। व्हेनेवर द राइबोसोम इज प्रेजेंट तो आप उस सरफेस के लिए वर्ड यूज़ करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो कहलाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Whenever the ribosome is absent on any of the surface तो वो कहलाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल्सो कॉल्ड एज, वहाँ पे ग्रैन्युलेटेड पढ़ा था, यहाँ पे आप पढ़ेंगे ए ग्रैन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इन दोनों के बारे में जल्दी से मुझे लोकेशंस बताएं कि दोनों कहाँ पे होते हैं। आप नहीं बताएंगे, मुझे पता था, आई न्यू इट, आप नहीं बताएंगे तभी मैं भी नहीं बताऊंगा। ये आप किताब से पढ़ के मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। वेरी गुड। और दूसरा एक कौन सा, वो कौन सी के बारे में बात कर रहे हैं आप? और दूसरा फॉर एग्जाम्पल वो कौन से सेल्स हैं ऐसे? अच्छा ये तो बताओ पहले, एक पूरा जवाब तो दो। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स कहाँ पे हैं ये? कहाँ पे होते हैं प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स, कौन सी जगहों पे? हैं? लिवर में प्रोटीन्स कहाँ होती हैं, नहीं होती? मसल्स में प्रोटीन्स होती नहीं होती? तो वो लिखोगे ना जगह। इसी तरह ऐसी यार जैसे इन्होंने कहा, सही कहा, स्टीरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल, मगर वो कौन से? तो इसलिए मैं नहीं बता रहा, आप नेक्स्ट क्लास में खुद पढ़ेंगे। सही? अच्छा यही चाहिए, यही चाहिए। ये देखिए प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल एक लार्ज साइज का होता है, क्योंकि इसमें दो लेयर्स हैं, एक प्लांट की सेल वॉल है और एक सेल मेम्ब्रेन। ये एक एनिमल सेल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर वैक्यूल्स मल्टीपल हो सकते हैं और स्मॉल साइज हो सकते हैं। इसी वजह से जो इनके न्यूक्लियस होते हैं वो कैसे होते हैं? द न्यूक्लियस विल बी लाइक दिस इन द कॉर्नर in plant cell, and the nucleus will be centrally located in case of animal cell. Oh yeah, are you guys done? हमारी इससे पहले वाली क्लास की वहाँ पे लेक्चर्स नहीं है इसमें अपडेटेड? कॉपी कर लिया?
चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आपको ये अभी कॉपी करवा भी देंगे, आप जगह छोड़ दीजिएगा उसके अकॉर्डिंगली। सो द नेक्स्ट थिंग इज फॉर एग्जांपल बचपन में आपने कई दफ़ा पढ़ा है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आपको पता है कि ये कौन से सेल में होते हैं? प्लांट्स में मिलते हैं ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एनिमल सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। इनका मतलब क्या होता है भाई? प्लास्टिड्स आर एक्चुअली द वर्ड पिगमेंट्स। कितनी टाइप्स होती हैं इनकी? 3। पहली टाइप का नाम बताइए। क्लोरोप्लास्ट। यस, क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल की प्रेजेंस की बुनियाद पे इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ग्रीन कलर्स और ग्रीन पिगमेंट्स इन द बॉडी। जहाँ जहाँ ग्रीन कलर होगा वहाँ पे क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। फॉर एग्जांपल स्टेम्स और लीव्स। अगर मैं अब आपसे ही पूछूं कि व्हाट इज़ द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? ये कोई बताएगा? जब इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली कुछ इस तरह का नज़र आता है, जिसके अंदर उसकी एक लेयर होती है एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। क्या कहलाती है? ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं किसका? क्लोरोप्लास्ट का। और उसके अंदर यहाँ से इस तरीके से ये कॉइन शेप्ड पाइल्ड अप स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? इनको क्या कहते हैं? ग्रैना या फिर ग्रैनम, जो आपकी मर्जी आप कहें। और इसी तरह इसके अंदर कुछ इस तरह से फ्लूइड होता है, इसको क्या कहते हैं? कुछ नहीं बता रहे तुम लोग यार। इसको कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, सॉरी माय बैड, मैट्रिक्स नहीं, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। सो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा के बारे में क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि इसके बारे में आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्ट्रोमा। ये कौन सी जगह है? यहाँ पे क्या होता है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन? ये कौन सी जगह है? यहाँ पे क्या होता है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन इज अ प्लेस फॉर डार्क, नहीं बल्कि कौन सा? लाइट रिएक्शन। एंड स्ट्रोमा इज अ प्लेस फॉर डार्क रिएक्शन। इन अदर वर्ड्स लाइट डिपेंडेंट, पता है ना? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। क्या लिया है? गलत चीज़ लिया है। फिर अल्लाह, सब ने चीज़ें मंगवा ली तो मैं छोड़ दिया। पैसे नहीं दिए वापस बचा के ना। हाँ, जो भी दे देंगे। अच्छा, जाओ जाओ अंकल के पास जाके मंगवा के ले। जल्दी जाओ ना भाई, बोल क्या? हाँ जाओ जल्दी आओ, कोई मसला नहीं। कितनी देर में आओगे? 5 मिनट में आ जाओगे। प्राइस वगैरह मंगवाओ करो, मंगवा लोगी आप, मैं आप वाले में से ही खा लूँगा, मसला ही नहीं। मेरी टेंशन नहीं लिया करो। स्टार्ट करो, स्टार्ट कीजिए, मैं आ रहा हूँ। अच्छा जी, नहीं अब हो गया जो होना था। अभी रोना गाना नहीं है, अब मैं आ जाऊँगा कभी भी पीछे। दूसरे जो हमारे पास टाइप है इसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट एक ऐसी टाइप है प्लास्टिड की which is responsible for all the pigments, यानी for all the colors except green color। तो ये कहाँ पे होंगे भाई? What is the location for chromoplast? किस जगह पे? Yes, फ्लावर्स के अंदर हो सकते हैं, यानी कि उनके कौन से स्पेसिफिकली पेटल्स में होंगे उस जगह के, और किस जगह पे होंगे? फ्रूट्स में हो सकते हैं। एग्जैक्टली।
देन वी हैव द लास्ट वन जिसको आप कहते हैं लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट जो है उसके अंदर बताया जाता है कि ये एक ऐसा पिगमेंट है विच इज कलरलेस, मतलब इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नो कलरेशन, पेटल्स एंड फ्रूट्स। ओके, नाउ कलरलेस पिगमेंट है, इसकी लोकेशन क्या होती है? इट इज लोकेटेड अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फॉर एग्जाम्पल रूट्स। यहाँ पे एक चीज़ और बतानी थी, वो ये कि कभी कोई आपसे पूछे व्हाट इज, पूछेगा कभी ना कभी कोई तो पूछेगा, कोई तो होगा कभी तो होगा। मैंने थोड़ी सी सुनी। प्रोप्लास्टिड्स क्या होते हैं? वो तो मैं ही बता दूंगा, मैं ही बता रहा हूँ पिछले 3 स्लाइड से तो हर चीज। हाँ, immature form of plastids, ठीक है। चलें जी, जल्दी से आ जाए। नहीं, आप कॉपी करें आराम से, पहले खाना खुल जाए ना तो मैं ज़रा पीछे जाऊँ, आप लोग कॉपी कीजिएगा। खाना खुल लिया बेटा? वैक्यूल हो गया? कर लिया? कर लो, थोड़ा सा कर लो, मसला नहीं। बाकी सब ने कुछ नहीं मंगवाया आज खाने में? जूस भी आ रहा है? अच्छा, नहीं तो बाकी सब बच्चे ने आगे वाले, तुम लोग भूख नहीं लग रही तुम लोग को? उन्होंने कम कर दिया खाना पीना, क्या महंगाई हो गई है या पैसे नहीं मिल रहे घर से, क्या मसला हो गया? मेरे वजह से नहीं मंगवाया? मेरे जाने के बाद तुम लोग मतलब खुद ही बोलोगे इतनी देर हम भूखे बर्दाश्त कर लें लेकिन खाना बर्दाश्त नहीं हो है। आगे कर दूं? ये कॉपी कर लिया? हाँ कर लो सुकून से कर लो। यस, आप काउंट करके बताइए। 22 होती हैं। 8 इज क्रेनियम, 14 इज फेशियल। हो गया? तो ये स्कल पता नहीं क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे 8 होती है, 8 होती है। नहीं 29 पे उन लोगों ने भी लगाया हुआ है। अरे नहीं, उन्होंने बोला कि सिर्फ क्रेनियम वाली काउंट, सिर्फ क्रेनियम वाली काउंट। स्कल पे और एक और भी गलत हुआ है। क्या आंसर की में आपको मेंशन किया गया? आंसर की दिखाएंगे तो बताऊंगा मैं। नहीं मिली ना, आंसर की मिल गई आपको, फिर डिस्कस करें। वी विल डिस्कस इट व्हेन वंस यू गेट योर आंसर की। नहीं हो सके बस सॉल्व पूरी पड़ेगी। तो आप लोग चेक नहीं कर लेते खुद उसी वक्त? सर के पास सॉल्व की मैंने वर्कशीट मिलने के बाद आती है। हाँ, तो आप ऐसा क्या करो, आइंदा से मैं आपको तरीक़ाकार बता दूँ। वंस यू आर डन ऑल ऑफ यू विद योर ना MCQ शीट्स, आप क्या करें, आप सर को या किसी को बोलें कि सब लोग अपनी जो MCQ की शीट्स है ना वो कलेक्ट करके सब शफल करवा दो, मतलब कि आप सर को दें एंड दे विल शफल, मतलब किसी का कोई और चेक करे, ऐसा हो ना।
अच्छा, नहीं तो ये ऐसा आप प्रैक्टिस में डालें, इससे क्या होगा फिर आप एक MCQ की जो आंसर की है वो डिक्टेट करवा लें, एवरीबडी विल चेक राइट एट स्पॉट, आपको वो कीज़ पता लग जाएंगी सबको, मार्किंग भी हो जाएगी, वो वापस आप दे दें, आप अपने पास सेव कर लें और वो आपके आंसर कीज़ के साथ आपका मार्क्स भी हो जाएंगे। इधर MCQ है, द नंबर ऑफ बोन्स फॉर्मिंग स्कल इन मैन इज 8, 14, 29, 22। अब इसका राइट जिन्होंने खाली रीनियम की 8 लिखी है उनका भी गलत है, जिन्होंने 22 लिखी है उनका उनका भी भी गलत गलत है। है। पीछे 29 बचे और कितना कौन सा ऑप्शन है? सर ने मुझे वो दी जिसमें सर ने सही अब आप आंसर बताएं। नेक्स्ट स्लाइड। बताओ ना फिर क्या है, तुम लोग का आंसर की क्या लगाई है सर ने, वो मैं उस हिसाब से बताऊँ ना। 29। तो क्या लगता है आपको 29 क्यों सोचा है? आप बताएं। मुझे तो नहीं पता। हमसे क्या बात छुप रही है? कौन सी? 28 आपका टोटल नंबर वैसे ही बन रहा है 14 + 22, ऐसे ही 14 + 8, हाँ कितना बनता है? 22 बन रहा है ना टोटल, और 29 लगा है, और 29 - 22 बताओ तो सही। 7 अल्लाह कंफर्म नहीं है, 8 है सर, 8 है। 8 हो रहा है, हाँ 8 है। अरे 7 कुसुम 7 है, 28 9 में से 22 माइनस बस नहीं है ना। 23, 24, 25, 26, 27, 28। जब तुम लोग ये डिसाइड कर लो तो मुझे बता देना, ठीक है? जब तक मैं बता दो। ओके, सर 7 7 हो गया, 22 - 29 राइट, कितना बचता है? पक्का कंफर्म? अब ये 7 आप कैसे पूरी कर सकते हैं? सर क्या है नॉर्मल? नहीं है, आपके स्कल में ही है। कितनी होती है? 6 हो गई, कितनी बच गई? कितनी बच गई? एक बची अभी भी, कहाँ से पूरी करोगे? मैक्सिला, मैक्सिला तो वैसी पार्ट है फेशियल का, हाई वही लगा। सही क्या है? छुपा लो स्कल में, स्कल सिर्फ ये नहीं है, स्कल ये है, मैं यहाँ से अगर किसी की मुंडी काट के आपके हाथ में दे दूँ ना, यहाँ से उस वक्त मैं पढ़ाते हुए बोलता हूँ, मैं अलग जुमला बोलता हूँ बाकायदा कि whenever you cut off your head from the level of neck, it will be, the entire thing will be called as a skull, which has got 2 parts, the cranium and the facial. Now अब सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, ये वाला जो आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आता है वो आता है 14 + 8 पे, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आपके आंसर की मैच करना आपको ज़रूरी है। अगर 14 नहीं है तो फिर आपके पास क्या बचता है? आपके पास आपने हाईवाइड स्किप किया हुआ है, आपके पास आपकी एयरबोन स्किप की हुई है, विच इज़ एक्चुअली वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एंटायर लोकेशन, तो वो इसके अंदर आंसर की है। लेकिन ये जितने भी डिस्प्यूटेड सवाल होते हैं उनको या तो ऑप्शन उनका चेंज करके देते हैं, थोड़ा सा वाइड हो, मतलब जो बन ही नहीं सकते, समझ रहा मेरी बात? क्योंकि कोई सोच रहा है कि वो इसके बगैर है, कोई सोच रहा है वो इसके साथ इंक्लूडेड है, ऐसे ही। तो यू नीड टू लुक फॉर योर ऑप्शंस एज वेल ऑलवेज, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको उनके ऊपर गौर से तवज्जो देनी होगी। लेकिन डिस्प्यूटेड जब आते हैं इस तरह के सवाल तो ऑप्शंस बहुत गलत डाल दिए जाते हैं ताकि अज्यूम कर लिया जाए कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो बचा ये थोड़ा क्लोज कॉल है, इसके अंदर ऐसा आपको आगे भी कुछ क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। वो सर ने बोला है कि सही है, तो मेरा 1 नंबर बढ़ाओ भाई। तो तुम लोगों ने चेक हो गए तब भी आंसर कीज नहीं ली, तुम लोगों ने ले लेते ना अभी फौरन उसी वक्त जब चेक किया करो। चेक आपने किया है? मैं नहीं किया, तो उसके आगे बोला वो लिख दे, ऑप्शन लिख दे। मूवमेंट किसका? स्केलेटल मसल का फंक्शन, मसल का स्केलेटल सिस्टम का वो नहीं फंक्शन सर। प्राइमरी फंक्शन इज सपोर्ट, सेकेंडरी फंक्शन में आप मूवमेंट ले सकते हैं, मगर प्राइमरी फंक्शन इज मूवमेंट। कौन सा नहीं है तो फिर बोलो ना यार, मूवमेंट का कौन सा नहीं है तो मूवमेंट तो है। आप सवाल पढ़ लो यार, सवाल पढ़ लो आप पढ़ के सुना दें। सर लिखा हुआ है which of these is not a function of skeletal system? Mineral storage, protection of organs, movement, metabolism. तो आपको क्या लगा कि स्केलेटल फंक्शन के अंदर मिनरल स्टोरेज होती है, मूवमेंट होती है?
तीसरा क्या पढ़ा? नहीं, एक और कुछ पढ़ा है। प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी हो रहा है, बॉडी ऑर्गन की प्रोटेक्शन हो रही है, क्या बचता है? क्या आंसर की में लगाया हुआ है? एक्सेप्ट लिखा होगा, कोई मिस्टेक होगी। सवाल पढ़े आप। चले मैं ये पढ़ लेता, आप मुझे क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा। 20 मैंने मेटाबॉलिज्म मार्क किया जब मैंने उनसे वो एंटीसाइड्स की ना, तो उसमें लिखा मूवमेंट लिखा। चेक करा लेते हैं, आप बता दिया करें मुझे। अब ये पढ़ लें, ये रिकॉर्डेड है मेरे पास, मेरे ये इसमें टाइम लग रहा है इसके अंदर। प्लीज मेरे बच्चा, आप प्लीज मुझसे डिस्कस कर लिया करें आफ्टर एवरी वर्कशीट। आपके पास जो भी आपकी क्वेश्चंस में आपको हुआ करे ना, आप मुझसे कर लिया करें। देयर आर सम एरर्स इन द टाइपिंग एज वेल। कुछ आंसर कीज में कोई बी लिखा होता है, वहाँ पे टाइप होते हुए सी लगा हुआ, वो चेक कर लिया हो, उस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, इसमें आप परेशान नहीं हो। आप जो आपको क्वेश्चन हुआ करें, आपसे कैलकुलेट करके नोट डाउन करके अगली क्लास में मुझसे पूछ लिया करें। ठीक है, आगे आ जाते हैं ज़रा, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। बराए मेहरबानी इधर देख लें। सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में होता है? एनिमल सेल में नहीं होता, और किसी और सेल में पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल में मिलेगा। ठीक है, आपके प्लांट सेल वॉल के अंदर अगर हम बात करते हैं, इस सेल वॉल के अंदर कितनी लेयर्स पाई जाती हैं? 3। अगर मैं फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास सेल है और ये इसकी सेल वॉल है। ठीक है, इस सेल वॉल का मैं ये वाला टुकड़ा यहाँ से लेके, बल्कि छोड़ें, ये वाला नहीं देते, एग्जांपल आपको दूसरी बना देते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मेरे पास ये सेल है, ठीक है। 3 लेयर्स के बारे में बात करने जाएंगे अभी हम थोड़ी देर में। ये सारे अलग अलग कुछ सेल्स बना रहे हैं, और उन सेल के अंदर जो सेल वॉल है उसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आप डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको नज़र आया कि हर सेल के अंदर उसकी सेल वॉल में 3 लेयर्स हैं। एंड दिस पार्ट फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास वैक्यूल, ये न्यूक्लियस, ये इसका वैक्यूल है, ये यहाँ का वैक्यूल और न्यूक्लियस है, ये यहाँ का वैक्यूल न्यूक्लियस जी, एक मिनट रखो, वैक्यूल और न्यूक्लियस। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल सेल वॉल की जो 3 लेयर्स हैं, इन 3 लेयर्स में सबसे पहली लेयर जो कि मैं कहता हूँ कौन सी है, उसका नाम है मिडिल लैमेला। क्या नाम है? अब मुझे ये बताइए, मिडिल लैमेला की लोकेशन क्या है, कौन से कलर में आपको नजर आ रही है? मिडिल लैमेला, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मिडिल लैमेला इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल। क्या ये बात सही है? अच्छा, अब ये बात गलत भी हो सकती है अगर मैं सिर्फ इतना ही समझाऊँ, लेकिन अगर आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से दिखा के बताऊँगा तो आपको ये शायद क्लैरिफाई हो। है ये मिडिल, बात ये भी सही है। अगर मैं दूसरा जुमला बोल दूँ मिडिल में होती है, मिडिल में तो होती है, मगर इट इज़ एक्चुअली प्रेजेंट मिडिल बिटवीन 2 नेबरिंग या 2 एडजेसेंट सेल्स। 2 नेबरिंग सेल्स में, उनके बीच के अंदर ये मिडिल लैमेला पाई जाती है। ठीक है, तो जो आपको हिस्सा ब्लैक वाला नज़र आ रहा है, जो आपको हिस्सा, दिस ब्लैक पार्ट इज एक्चुअली द मिडिल लैमेला। ये वाला, ये सारा हिस्सा, ये एक सेल है, इधर देखें डायग्राम, ये दूसरा सेल है, इन दोनों के बीच में ये कौन सी लेयर है? मिडिल लैमेला। ये एक सेल है, ये एक सेल है, इन दोनों के बीच में ये वाली कौन सी लेयर है? मिडिल लैमेला। सही, तो मिडिल लैमेला इट एक्ट्स एज अ सीमेंटिंग लेयर। सीमेंटिंग लेयर का मतलब क्या होता है कि ये हेल्प करती है किस तौर पे? इट हेल्प्स टू एडजॉइन द नेबरिंग या फिर द एडजेसेंट सेल्स, ये उनको मिलाने का काम करती है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द मिडिल लैमेला? किस चीज़ से मिलकर बना है मिडिल लैमेला? इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स। पैक्टेट विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ पैक्टिन, ये एक सॉलिड हार्ड रिजिड सब्सटेंस होता है जो कि टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है या रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल वॉल के स्ट्रक्चर को। मिडिल लैमेला इज सपोज टू बी हार्ड,
तो ये पेक्टेट्स की मदद से होती है। साथ साथ इसके अंदर कुछ सेलुलोज फाइबर भी शामिल होते हैं। ओके, सेकेंड लेयर जिसका क्या नाम है अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं। सेकेंड लेयर का क्या नाम है? सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में अगर आप देखें तो आपको कहाँ नजर आ रही है? द रेड वन। ओके, ये है प्राइमरी वॉल। तो प्राइमरी वॉल इज बेसिकली प्रेजेंट एज अ लेयर विच इज बिटवीन, किन दो लेयर्स के बीच में? मिडिल लैमेला एंड सेकेंडरी वॉल के बीच में पाई जाती है। ठीक है, ये एक ऐसी लेयर है जिसके बारे में कहा जाता है जैसे बचपन में एक बच्चा छोटा हो, बचपन में तो छोटा ही होगा, लेकिन अगर वो लोग कहते हैं ना बच्चे या बच्चियां कुछ सुनाते हैं अपना, यार मैं बचपन में बहुत मोटी थी, यार मैं बहुत मोटा था पैदा था तो अभी जाके मैं पतला हो गया, या मैं बचपन में बहुत गोरा था यार, गोरी थी यार, मैं अभी जाके वो बस काली हो गई हूँ या काला हो गया हूँ, ये सुनाते हैं ना। या वो बच्चे जो कि बचपन में जितने ज़्यादा शरीर बदतमीज़ और मतलब शैतान, वो उतने ही बड़े होकर डिसेंट और ना तमीज़दार हो जाते हैं। या वो बच्चे जो कि बचपन में बहुत चुप, मतलब कोई शैतानी नहीं, कोई बदतमीज़ी नहीं, एकदम मतलब जो कुछ कहते हैं लोग मीसरे या फिर चुपगुन्ने बच्चे हों, वो बड़े होकर उतने ही बड़े लेवल के डॉन बन के बैठे हुए होते हैं। मतलब नेचर ऑपोजिट हो जाती है, चीज़ें ऑपोजिट हो जाती है एज यू ग्रो ऑल अलोंग। तो इसी तरह यहाँ पे भी होता है कि जब सेल इमेच्योर होगा, गौर से याद कर लीजिए इस बात को, व्हेन द सेल इज इमेच्योर द प्राइमरी वॉल इज इलास्टिक, इसकी नेचर कैसी होगी? इलास्टिक होगी एंड साथ साथ पतला होगा, थिन होगी। एज सून एज द सेल गेट्स मेच्योरिटी, जैसे जैसे सेल मेच्योर हो जाता है वैसे वैसे प्राइमरी वॉल की जो नेचर है वो अपोजिट हो जाएगी। प्राइमरी वॉल विल बिकम इनइलास्टिक, पहले इलास्टिक था और साथ में क्या हो रहा है, पहले थिन था, अब क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा। एज सून एज इट ग्रो ऑल अलोंग the nature will get opposite of the primary wall as well. What is the composition of the primary wall? जिस तरह आपने वहाँ पे composition पढ़ी है तो यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए। इसकी मशहूर composition में बताया जाता है कि इसमें 50% इसमें होता है हेमीसेलुलोज, 25% इसमें होता है सेलुलोज and the rest of the 25% is lignin and cellulose fibers। ये इसकी कंपोजिशन है। तीसरी, जब आप प्राइमरी क्लासेस के बाद जिस तरह आप जाते हैं सेकेंडरी क्लासेस में, इसी तरह आपके पास ये वाली जो लेयर है द ब्लू वन, इट इज एक्चुअली द सेकेंडरी वॉल। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट सेकेंडरी वॉल की, तो सेकेंडरी वॉल एक ऐसी लेयर है विच इज द मोस्ट थिकर और द थिक इनइलास्टिक रिजिड स्ट्रक्चर। इसकी कंपोजिशन में क्या पढ़ते हैं, किस चीज़ से मिलके बना भाई है? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वॉल? इट इज मेड अप ऑफ with heavy deposition of, किस चीज़ की heavy deposition से मिलके बना? heavy deposition of cellulose। साथ में कुछ सेलुलोज फाइबर्स भी होंगे, लेकिन मोस्टली जो सबसे ज़्यादा तादाद ऑफ सेलुलोज होगा वो सेकेंडरी वॉल में डिपॉजिटेड होगा। अगर अब आप यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई नीड टू ब्रेक और इफ़ आई नीड टू सेपरेट दी सेल्स फ्रॉम ईच अदर, अगर मुझे इन सेल्स को आपस में से अलग अलग करना है तो व्हाट डू आई नीड टू डू फर्स्ट? आई नीड टू ब्रेक विच लेयर फर्स्ट? मिडिल लैमेला। जब मिडिल लैमेला के साथ ब्रेक करूँगा फिर कौन सी लेयर ब्रेक करूँगा? फिर दूसरी लेयर कौन सी आएगी ब्रेक होने वाली? प्राइमरी वॉल। फिर कौन सी लेयर आएगी? तो मैं ये टुकड़ा एक छोटा सा स्मॉल पीस उठा रहा हूँ और ये स्मॉल पीस उठाने के बाद मैं यहाँ पे रखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये तीनों लेयर्स बना दी, ये मेरे पास ये 3 लेयर्स हैं, ठीक है, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। इन तीनों लेयर्स के अंदर जो
मैंने तीनों लेयर का ये वाला कंपोजिशन, ये वाली सारी कंपोजिशन, ये वाली सारी कंपोजिशन, अगर मैं आपको बताऊं कि ये तीनों लेयर्स की वाली कंपोजिशंस आर डिपॉजिटेड इन अ सेल वॉल, इन द एंटायर सेल वॉल इन दिस मैनर. व्हाट इज दिस मैनर कॉल्ड? ये पूछते हैं. द मैनर ऑफ अरेंजमेंट, यस, द क्रिस क्रॉस मैनर. द मैनर ऑफ अरेंजमेंट फॉर ऑल ऑफ दीज डिपॉजिटेड कंपोजिट्स, मतलब ये सब के सब किस मैनर में डिपॉजिट हुए हुए होंगे? क्रिस क्रॉस मैनर में ये कंपोजिशंस डिपॉजिट होती हैं, ये मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट होते हैं सारे. वाई? क्योंकि दिस मैनर एक्चुअली प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ. इस सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सेल वॉल को मजबूत बनाता है, मैक्सिमम सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. लेकिन जिसकी वजह से, सुनते भी जा रहे हैं आप लोग, जिसकी वजह से यहाँ पे जगह बीच बीच में आप देखें जहाँ मैं डॉट लगा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मतलब ये वो जैसे जालियाँ बनी हुई होती है नेट की, उसके बीच में कुछ होल होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जब ये कंपोजिशंस के सारी चीज़ें डिपॉजिट हो जाएं, बीच में कुछ खाली जगह रह जाती हैं. दीज एम्प्टी स्पेसेस, MCQ आएगा, एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट इन द सेल वॉल, या फिर क्या आएगा? द अनडिपॉजिटेड एरिया ऑफ द सेल वॉल. ये वो जगह हैं जहाँ पे चीज़ें डिपॉजिट होने से रह गई, यहाँ पे वो कंपोजिशन डिपॉजिट नहीं हुई है, खाली जगह है कुछ बीच की छोटी छोटी सी. दीज अनडिपॉजिटेड एरिया या दीज एम्प्टी स्पेसेस ऑफ द सेल वॉल इज कॉल्ड एज डैश. इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा. क्या कहते हैं इसको? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं. सर मिडिल लेवल में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या सेकेंडरी वॉल, तो इसके पास से खा लो. हदीस क्या बोले? देखो यार, पेट में दर्द हो जाएगा मेरे, किसी को खाना है तो अभी खा लो, क्योंकि हर प्राइस उठाते हुए टूट रहा है और गिर जाएगा. हो गया? अच्छा ये बताओ, नीचे तो वो सारे खत्म हो गए, ये कहाँ से आ रहा है? तो उसको खत्म नहीं किया, ये खत्म कर दिया. सर ये आगे थे ना, दो साइड के. सर 2 दिन में वापस आ जाएंगे, पहले तो ऐसे खत्म हो गए नहीं असल में यार ये केचप या तो बहुत सड़ा हुआ है, या तो इस केचप में से आ रही है कुछ स्मेल, या ये वाइट वाले में से आ रही है. कौन सा खराब होगा ज़्यादा? हाँ हाँ भाई, ये बताएं तैयारी होगी आप लोगों की? वो फेयरवेल वाली सर मैंने आपसे इतना अच्छा टाइटल रखा था, मिस बोलिए
बताओ बताओ क्या रखा बताओ। चौधरी का चाय पनीर खाता है मिस कौन होती है मना करने वाली? टाइटल मेरा, मैं बताऊंगा, बताओ। जी को बता दिया चौधरी का चाय चौधरी का चाय से ना बिल्कुल निकलते ना क्यों? पता तो नहीं अब से लोग अल्लाह। कैसे बाबा आप जा रहा चलो ये भी अच्छा है वैसे। अच्छा था ना हाँ। जी लेकिन मिस कर सर हमने अच्छा, चौधरी का चांद इज बेसिकली फुल मून, राइट? फुल मून को कहते हैं। फुल मून जैसे एक महीने में एक बार दिखता है ना। हाँ हाँ हाँ, वही वाला होता है ना, फुल मून को कहते हैं ना। सर वैसे आप लोग एक बात बताऊं, आप ये आपको ये बोल रहे हैं? I was born when it was a full moon. देखा कैसे? सर हमने भी टाइटल रखे वो हम रिलेट करते हैं उसका से, ठीक है? अब उनको कैसे पता, हम उनको कैसे एक्सप्लेन करें? भाई यही सही है मेरा। नहीं ना, वो ये शायद आप लोग इस पर लिख ले होंगे ना कि सर कम कम आते हैं और जब आते हैं तो छा जाते हैं, तो वो पहला वाला तो अच्छा है, दूसरा वाला अच्छा नहीं। तो पहला वाला अच्छा है, दूसरा वाला अच्छा नहीं। सब बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड ज्यादा ना, मेरी बेगम भी मुझे यही बोल रही होती बार बार। सही है होना चाहिए। हो गया भाई सर बोल। प्राइमरी वाला है सर प्राइमरी वाला, ओके। अच्छा, और इसके अलावा क्या सोचा फिर? अभी और सब्जेक्ट सोचेंगे वो क्यों बताया वहाँ क्यों बताओ ना यार, बताओ ऐसे तो। नाम रखना है टीचर्स के सर थोड़ा सा हैं? रहना चाहिए। सर एक मिनट पीछे सस्पेंस। अच्छा, डेट डिसाइड होगी तुम लोग? मैं उस दिन पे छुट्टी कर लूंगा, हॉस्पिटल की आऊंगा जरूर। करके फर्स्ट वीक बस दूंगा। और ये होगा दोपहर के टाइम पे। दोपहर के टाइम में होगी 12 से 5 से 4 5 तक एंड तो मैं आऊंगा जरूर, थोड़ा लेट हो जाऊंगा मगर आऊंगा जरूर। आना पड़ेगा। मैं हॉस्पिटल थोड़ा जल्दी निकल के पहुंच जाऊंगा। कोचिंग तो ऑफ होगा ना उस दिन? जी मैं नहीं बजा बेटा, पता नहीं आपको? बता दिया मैंने। अच्छा, आई एम वर्किंग एट NICVD। वो अच्छा स्कूल है। पता होगा, मशहूर हॉस्पिटल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। आपको पता है वर्ल्ड के अंदर ये वाहिद ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्डिक सर्जरीज हुई वर्ल्ड के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट। वर्ल्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसने इतने मैक्सिमम कैबेज और इतने मैक्सिमम ओपन हार्ट सर्जरीज करके दिया। इट इज़ अ कॉस्टली प्रोसीजर। ये हमारा माशाल्लाह से सिंध गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं किया मगर ये दायरा ज़रूर बना के दिया है। ये एक उसकी अच्छी बात जो है वो अप्रिशिएट करनी चाहिए। तो बहुत से गरीब और अमीर से अमीर लोग भी वहाँ पे इलाज कराते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। हालांकि रोड हमारे यूनिवर्सिटी रोड अभी वैसे ही है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में देर हो जाती है। क्लास में आने में कभी कभी इस वजह से देर भी होती है, लेकिन वो वहाँ से पे इतने लोगों का इलाज इतना अच्छा हो रहा है, मतलब आप यकीन करें। तो बेचारे जो कि अफोर्डिंग नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वो बहुत ही दूर दराज इलाकों से आकर यहाँ पे अपना इजीली इलाज करा। इनफैक्ट ऐसे और होने चाहिए, ये एक है। Anybody has got tissue? टिश्यू है किसी का? तो क्या मेरे पास बाल नहीं है, तो मैं बालों से साफ कर दूँ। भेज देते यार छोटा सा। थैंक यू। और सुनाओ क्या चल रहा है आजकल तुम लोग की जिंदगी में? है ना? तो ऐसे ही होता है, भूख में बंदा मतलब पागल हो रहा होता है, कुछ खाने को चाहिए तो बंदा सुकून में आएगा। ऐसे ही होता है।
It is a normal thing. It is a normal thing. स्टार्च गए, कार्बोहाइड्रेट्स गए, कुछ ज़रा सुबह से। अच्छा जी आइए, नेक्स्ट है हमारे पास सेल वॉल आपने पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं गोल्जी एपरेटस। कौन बच्चा इसका दूसरा नाम बताएगा? गोल्जी बॉडीज। कौन बच्चा इसका एक और नाम बताएगा? ये नाम तो कोई नहीं पूछता, जो अब मैं पूछ रहा हूँ वो पूछते हैं। It is also called as dash. It is also called as डिक्टायोसोम्स कहते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है इनका, दिस स्ट्रक्चर इज वेरी मच सिमिलर टू विच ऑर्गेनल? The structure of Golgi apparatus is similar to which of the following organelle? बताते जाओ भाई। यस, ये भी क्या है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है। वो भी क्या था? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स ही था। मगर यहाँ पे गोल्जी एपरेटस के अंदर जो वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स हैं वो कैसी हैं, वो इधर देख लीजिए। इसके अंदर कुछ इस तरह के कर्व्ड शेप, ये ट्यूबुलर नेटवर्क होता है, जिसके अंदर दो सरफेसेस बनती हैं। एक सरफेस ये वाली है और एक सरफेस ये वाली है। तो दिस सरफेस इज कॉल्ड एज द सिस फेस, और ये सरफेस इसको कहते हैं ट्रांस फेस। एंड the space which is found in between these two surfaces, इन दो surfaces के बीच में जो spaces बनते हैं, नजर आ रहे हैं? ये spaces को हम क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं सिस्टर्ने। सिस्टर्ने, the space found between these two surfaces। सिस्टर्ने बेसिकली क्या है? ये कहलाया जाता है, वेसिकल के बीच में है तो इसको कहते हैं वेसिकुलर सैक। अगर कोई पूछे आपसे ये वेसिकुलर सैक का नाम क्या है, तो इसी का नाम है सिस्टर्न। इनमें से एक कॉनकेव और दूसरी कॉन्वेक्स सरफेस होती है। आप अगर बात करें यहाँ पे, तो दिस इज द कॉन्वेक्स सरफेस और दिस इज द कॉनकेव सरफेस। एक अब सुने, इसके आगे और भी है कुछ थोड़ा सा, वो ये है कि जो सिस फेस है उसको कहते हैं रिसीविंग एंड। रिसीविंग एंड, या फिर इसको एक और नाम दे सकते हैं आप, इंपोर्ट साइड। जो ट्रांस फेस है इसको कहते हैं हम शिपिंग एंड। ऑल्सो कॉल्ड एज दी export side. What is the role, what is the function of the endoplasmic reticulum? Since it is a vesicular network, so it is responsible for the transport of materials. वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं भाई खास तौर से जिनको ये ट्रांसपोर्ट करवाता है? ये कुछ चीज़ों को रिसीव करेगा, सुनिए, इनको स्टोर करेगा फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, देन उनको मॉडिफाई करेगा इनटू स्मॉलर पैकेजेस, वो क्या चीज़ें ये सारी, और फिर उसको आगे जाके सिक्रीट कर देगा व्हेनेवर दे आर इन डिमांड। ये सब क्या है? वो कौन सी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये कुछ चीज़ों को रिसीव करता है, स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है इनटू स्मॉलर पैकेजेस एंड देन दे सिक्रीट देम इनटू द साइटोप्लाज्म। वो क्या चीज़ें हैं? प्रोटीन्स। ठीक है, सो इसका ताल्लुक इनकी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज और सिक्रीशंस के साथ बहुत ज़्यादा है। सिस फेस, ट्रांस फेस बता दिया, सिस्टर्ने बता दिया। जब जब जिक्र सिस्टर्ने का आएगा तो आपको इससे मिलता जुलता एक लफ्ज़ और याद रखना है, वो आप दूसरे ऑर्गेनल में पढ़ेंगे,
नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पावर है जबरदस्त है, ये तो हर किसी को पता है। शेप कौन बताएगा? जली बूट, जली लाइक, शूज लाइक, बूट लाइक, बीन शेप जी, रॉड और बीन शेप। कहाँ रॉड कहाँ बीन? सही बोल रहा है भाई। Sometimes it is observed in oval, rounded. आपने सही बोला बीन, आपने सही बोला रॉड, सही बोला स्फेरिकल। वाई? क्यों इतने सारे शेप्स क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर कंटिन्यूअसली तफरी करता हुआ पाया जाता है। It is found in continuous motion. So since sometimes it is observed in round, sometimes it is observed in oval, and so on. But whatsoever you have observed it in this condition at least. देखा है ना ऐसा कुछ आपने? इसके अंदर इसकी 2 लेयर्स होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया has got 2 layers, external या आउटर लेयर है। आउटर लेयर के ऊपर क्या चीज़ें लगी होती हैं? आउटर लेयर के ऊपर कुछ कोएंजाइम्स होते हैं एंड कुछ कोफैक्टर्स लगे होते हैं। इस चीज़ का जिक्र हम करेंगे भरपूर अपने एंजाइम के चैप्टर के अंदर कि कोएंजाइम कोफैक्टर्स क्या हैं। दूसरी जो इसकी लेयर है ये वाली अंदरूनी लेयर, इनर लेयर है। अच्छा, इनर लेयर के अंदर मैं ज़रा इसको और अच्छे से एक चीज़ बना देता हूँ। इनर लेयर में आगे जाके इसी एक जगह के ऊपर इस तरह से इनफोल्डिंग्स बनती हैं। इन इनफोल्डिंग्स को क्या नाम देते हैं? इनर लेयर के अंदर जो एक इनफोल्डिंग्स हैं, इनका एक नाम है सिस्टर ने। हाँ, यही बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना भाई। सिस्टर ने यहाँ पढ़ा है। सिस और ट्रांस को याद करके कर लो ना इसको इस तरह से याद। वो जो अब मैं वर्ड पढ़ाने जा रहा हूँ, द इनफोल्डिंग प्रेजेंट इन द इनर लेयर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज डैश, इट इज कॉल्ड एज क्रिस्टी या क्रिस्टा। दीज आर द इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट इन द इनर लेयर। ठीक है, और अंदर का सारा जो हमारे पास निज़ाम है, ये सारा जिसके अंदर कुछ लिक्विड, फ्लूइड और जो मटेरियल है, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या नाम देते हैं इसको? मैट्रिक्स का नाम देते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? ऑब्वियसली सही बताया आपने। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी किस प्रोसेस के थ्रू? वेरी गुड, सवाल ये आता है, एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल? जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और इसके साथ साथ ये कुछ, क्योंकि क्या रखता है अपने पास, कोएंजाइम्स होते हैं एंड कोफैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी की बहुत सी मेटाबॉलिक ट्रांसपोर्ट चेन में मदद कर रहा होता है। प्रोडक्शन ऑफ एटीपी स्पेसिफिकली, एंड सो ऑन। हैंड, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बतानी ही भूल गया मैं। कभी कोई आपसे सवाल पूछे, सवाल पूछूं?
जवाब चाहिए, जवाब चाहिए जी। एन बहुत बहुत होशियार हो गए तुम लोग यार। ये मैं समझता था कि आप बहुत होशियार हो गए, मगर आप लोग वैसे ही बेवकूफ़ हैं। जैसे चाहो वैसे बेवकूफ़ बना लो। ऑल ऑफ द वर्क, ओनली ऑल ऑफ द वर्क। क्यों भाई? Same C. How many of you raise your hand? Option A. Option A. Option A कोई नहीं है? Option A. Option B. Option B. Option C. Option D. नेगेटिव मार्किंग नहीं आप लगा सकते हैं ना, कोई छोड़ना नहीं। ऑप्शन ई। ई आंसर इज, आप लोग सही कह रहे हैं। आप सब मुबारक कैसा लगा भाईजान? ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। व्हाई? इसके पास भी जेनेटिक मटेरियल है, क्लोरोप्लास्ट आज ही पढ़ा है। तो हर चीज़ थोड़ी है कि फीडर बना के और हिला के मैं आपको ये भी बता दूं और फिर आप खुद ही पीना बैठे हैं इसको। मतलब आपने खुद नहीं पढ़ना कुछ भी चीज़ें। क्लोरोप्लास्ट के पास भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसका अपना, दैट्स कॉल्ड द आरएनए। एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो अभी अभी आज आपको तीसरा पढ़ाया, इसके पास भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये मैंने आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए डाला था और आप बन गए, और फिर मैंने जवाब भी दिया था मगर किसी एक ने भी नहीं पकड़ा। जवाब है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। सो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके बारे में जी दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। उसको कहते हैं मैटरनल डीएनए। क्या बोलते हैं? मैटरनल डीएनए। तभी इट कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑल्सो। एज अ सोर्स ऑफ, अब तो बता दो आसान जवाब। एक और चांस सब है, अभी पढ़ाई चल रही है। ये तो आसान है। कुछ मोरल आपका अप करने के लिए मैं एक आसान सा सवाल जाते आते कहीं डिप्रेस ना हो जाओ कि हमें कुछ आता ही नहीं, ऐसा नहीं हो जाना। अब तो बता दो भाई, अब ये आएगा तो क्या लगा के हमें? यस, द आंसर इज वोटिंग कर लेते हैं। इसका मतलब अलग अलग नहीं, वोटिंग अब तो शक्लें तो नजर ना मुझे कौन सा बच्चा कौन सा जवाब दे रहा है। ऑप्शन ए, रेज योर हैंड। एक बच्ची, दो बच्ची, सही है, पहचान लिया है। ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी, भाई क्या हो गया तो छोड़ के आओगे क्या जवाब?
नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है, यू नीड टू अटेम्प्ट। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। अभी तो सर आपने थोड़ी देर पहले ये बोला और अब आप हमें ये बोल रहे हैं। जी हाँ, सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए हमेशा जो जेनेटिक मटेरियल यूटिलाइज होता है दैट इज सपोज्ड टू बी द न्यूक्लियर। व्हाई नॉट द डीएनए? सिंस डीएनए वाला इज यूज फॉर द मैटरनल साइड। ये लिखा हुआ है इसमें, बल्कि सॉरी मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये आप हमेशा, हम हर किसी की किसके बारे में जान सकते हैं? माँ का फोन आया, माँ के बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, आप हमेशा हर किसी की माँ की और उसकी माँ की और उसकी भी माँ की शनाख्त कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। You can trace someone's mother, their grandmother and their great grandmother with the help of mitochondria. तो आइडेंटिफिकेशन यूज ऑफ लाइन से मदर लाइनेज आप कर सकते हैं, बट इन ओवरऑल डीएनए जो यूज होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी पर्सन के लिए दैट इज सपोज्ड टू बी द न्यूक्लियर। इज दैट क्लियर टू ऑल? सो अगेन फेल। Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Better luck next time. Okay, so see you until next time. Till then, take care. Obviously, mitochondria बोल दिया ना उन्होंने, स्पेसिफिक कर दिया तो आसान हो गया। ठीक है, देखिए ओके गोल्जी एपरेटिस पे आ रहे हैं। मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि देखें, पढ़ाई पढ़ते वक्त सब चीज़ों के लिए, सब लोगों के लिए एक जैसी होती है, बट व्हेन इट इज़ अबाउट टू कोरिलेट दीज थिंग्स विद योर क्वेश्चन एंड आंसरिंग, आपका दिमाग वहाँ पे खुलता है। इट रिक्वायर्स सम प्रैक्टिस। तो बराए मेहरबानी आई वुड रिकमेंड यू ऑल विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, आप मेरे इंतज़ार में, किसी और टीचर के इंतज़ार में ना रहें, अपने पास पेपर्स निकालिए, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जिस तरह आपकी वर्कशीट में कोई इशू आता है, इसी तरह पास पेपर में भी इश्यूज आते हैं, और ये टेक्निकली हर ईयर में कभी ना कभी कोई सवाल गलत होता है, या कभी ना कभी कोई ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक होती है। इट डजेंट मैटर, उससे आपका कोई स्कोर ख़राब नहीं होता, वो नंबर हर किसी को दे दिया जाता है। पिछले बहुत से ऐसे साल गुजरे हैं कि जब एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर ही कुछ सवाल ऐसे हो गए जो कि गलत आ गए, या जिसका ऑप्शन इसी तरह हुआ जैसे आपके अभी वर्कशीट के अंदर एक दो आप परेशान होते हैं, तो वो यूनिवर्सली वन मार्क सबको एक नंबर दे दिया जाता है, जो भी उसका स्कोर बनता है। बताने का मकसद ये कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे पुराने सवालों को, उतना ज़्यादा आपको आसानी होगी। ठीक है, पीछे ऊपर से इधर आ जाओ यार, ये आगे आके ऑपरेट कर लो। आ जाओ, इसको सिर्फ आगे आगे करना है। कर लोगे ना? बस इसको आगे आगे करके सबको तस्वीरें खिंचवा दो। थैंक यू फॉर द नाइस, बहुत शुक्रिया आपका। हो गया ये? कॉपी वाले कितने निकाल लें फिर कॉपी करते यार पिक्चर्स निकाला 3 मिनट में निकाल। हाँ, सही है। ये तुम भेज देना, नहीं तो हो गया। एक मिनट ये पिक्चर ले ले फिर कॉपी कर लेना पिक्चर। हो गया हो गया। नहीं ये नहीं लेना। हो गया सब हो गया। अप्लाई नेक्स्ट।
ये मेरा पाउच पैक कर दिया। आवाज लिखी है जी, वो लिखी है। दे देगा कौन? हमें तो देगी नहीं। अरे कुछ नहीं नहीं यार, ये नया नहीं है, ये पुराना ही है। ये बर्बाद मुझे जैकेट मैंने बैग में डाला। है